मेरा नाम नरगिस गुप्ता है। लाइन से मैं 2010 में जुड़ी हूँ और इसमें सभी तरह के हम लोग, जैसे कोई कहीं बाढ़ आती है या अर्थक्वेक आता है, पिछड़े इलाकों की जो लड़कियाँ हैं उनको कई सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं, उनको सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन, और किसी को कोई ज़रूरत है, किसी के आँख का जैसे ऑपरेशन कराना है, ये है, तो वो भी साथ साथ में हमारे चलता रहता है। मनुष्य की सेवा करो जो जिसको ज़रूरत है, रादर देन जाके आप मंदिर में उसको पुजारी को देते हो या चढ़ाते हो जिसकी उसको कोई वैल्यू नहीं है। मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने माँ बाप का ज़रूर आदर करें, ओल्ड एज में उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें। ये एक मेरी बड़ी हाथ जोड़ के अपनी युवा पीढ़ी से ये विनती है। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। हिमाचल में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम बिलासपुर है, वो मेरा जन्म स्थान है। और मेरी माताजी का नाम लेट श्रीमती बिमला टाडू और मेरे पिताजी का नाम लेट श्री किशोरी लाल टाडू। मेरा होम टाउन, जैसा मैंने आपको बताया, बिलासपुर है। वहीं से मैंने अपनी नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक मैंने वहीं से शिक्षा ग्रहण की। हम लोग 7 भाई बहन हैं। उनमें से 2 की अभी नहीं है इस संसार में, और मेरी सबसे बड़ी भाई थे जो अभी नहीं हैं, उनका नाम पुरुषोत्तम टाडू था। और उनसे छोटी मेरी बहन है प्रेमलता गुप्ता, और उनसे छोटी एक और बहन थी जो अभी नहीं है, प्रतिमा। और उनसे छोटे भाई हैं राजकुमार टाडू, और उनसे छोटी एक बहन है परिणीता, और सबसे छोटा मेरा भाई है भूपेंद्र टाडू। बचपन की हमारी बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि अभी जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा बचपन बहुत बहुत अच्छा था। कम्युनिटी गेम्स, शाम को जैसे हम लोग स्कूल से वापस आना, सारे बच्चे, एक हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होते थे, तो उसमें लड़के लड़कियां सब हम मिलके खेलते थे। गिल्ली डंडा से लेके पिट्ठू, रस्सी टप्पा, सब चीज़ खेलते थे। आजकल बच्चों को ये सब, अभी आजकल टीवी में देखती हूँ, ये ऐसे जैसे कोई नई चीज़ है ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों को। और ये हमारे लिए आउटडोर जो गेम्स थी उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। एक तो आपस में इकट्ठे रहना, वो सबसे बड़ी बात थी, और एक टीम वर्क होता था। अभी जैसे पिट्ठू है या खो खो है, उसमें एक टीम है आपकी, तो आपको ये है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, तो वो एक टीम वर्क की भावना आप में शुरू से। और तब हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता था कि ये पड़ोसी हैं, ये ताई चाचा के बच्चे हैं, ये हमारे हैं। हमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं होता था, हम सब कज़न और हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से रहते थे। मेरी शादी 1976 में हुई, और मेरे हस्बैंड अभी वो रिटायर्ड हैं, ब्रिगेडियर एमएल गुप्ता। मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म से बहुत लगाव था। जिसको भी मैं यूनिफॉर्म पहने देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम बड़े हुए तो शादी के, जाहिर है कि आपके शादी की बात होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मैंने अपने माँ बाप को एक बात कही कि मैं शादी करूँगी तो फ़ौजी से करूँगी, नहीं तो और नहीं करूँगी। उन्होंने काफ़ी रिश्ते आए, काफ़ी हुआ, मुझे नहीं मंजूर हुआ। अभी मेरे हस्बैंड हैं जो, इनकी तरफ से रिश्ता आया, तो हम मिले आपस में 1-2 बार। फिर इसके बाद यह चले गए अपना ड्यूटी पे, जहाँ आई थिंक दैट टाइम यू वर पोस्टेड इन CME, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। फिर हमारी जल्दी एंगेजमेंट सेरेमनी समझ लो हुई नहीं,
बस जो हम लोग मिले और उसके बाद फिर हमारी 9 मार्च को शादी हो गई 1976 में। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पोस्टिंग जो थी शादी के बाद मेरा स्टेशन पुणे था। तो पुणे में जब हम गए, पुणे को पैराडाइज कहते हैं, फौजियों के लिए पैराडाइज कहते हैं। तो वहाँ के कैंटोनमेंट की हमारी जो फौजियों की जो लाइफ होती है बड़ी ही प्रोटेक्टेड होती है, क्योंकि हम लोग एक कैंटोनमेंट में रहते हैं। वहीं पे आपको छोटी सी मार्केट होती है, एक एक चीज़ की सब दुकान है वहाँ पे, तो आपको बाहर जाने का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्योंकि हम लोग कभी शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में जैसे ग्रॉसरी ख़रीदना है, इसके लिए हम कभी नहीं गए। ये घर में हमारे फादर, ब्रदर या तो ग्रॉसरी वाले घर में दे जाते। तो जब हम गए, अभी अपना घर चलाना है तो आपको ग्रॉसरी ख़रीदना है ऐसा, तो हम अपने हस्बैंड के साथ में जाते थे ग्रॉसरी ले। तो ये दुकान के बाहर खड़ा हो जाएंगे, हमको बोलेंगे आप अंदर जाओ और आपको। तो मुझे तब समझ नहीं आता था कि 2 आदमियों के लिए कितनी सब्जी, कितना ग्रॉसरी चाहिए। फिर मेरी एक नेबर थी उधर, उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला एक आदमी जैसे 2 आदमियों के लिए कितनी दाल बनाई जाती है और कितने चावल डाले जाते हैं। तो क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली थी तो रोज़ मैंने खाना बनाना, रोज़ बढ़ जाना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये 2-4 दिन तो खा लिया, फिर कहते ये तुम्हारा सुबह का शाम और शाम का सुबह मैं नहीं खा सकता हूँ, तुम बेटर है फ्रेश बनाओ। तो मुझे बहुत अपने को मतलब महसूस हुआ ये। तो मेरी नेबर ने उसमें मेरी हेल्प की कि आप इतना, उन्होंने माप बताया कि आप इतना ये दाल डालिए 2 के लिए, इतना चावल डालिए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सीखा। आर्मी के कुछ मैनरिज़म होते हैं, जैसे अभी अगर हमारी सीनियर लेडी हैं, हमारी लेडीज़ मीट होती है, तो सीनियर लेडी अगर आ गई हैं तो हम सामने से एंटर नहीं कर सकते। तो हमें बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं और नहीं तो वापस। मतलब इतना स्ट्रिक्ट होता था वो टाइम पे। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है। और अभी इतनी ज़्यादा, अभी जो नई आर्मी में जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, वो सारी जॉब करती हैं। उन दिनों हम लोग जॉब नहीं करते। और जॉब अगर आप करते भी हैं तो जो आपकी ड्यूटी है एज ए ऑफिसर्स वाइफ, वो आपको करनी ही करनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। तो बहुत कुछ सीखा अपनी सीनियर लेडीज़ से। और फंक्शन कैसे अरेंज करना है, बड़ा फंक्शन कैसे अरेंज करना है, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको कैसे रिसीव करना, प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है। तो ये एक डिसिप्लिन्ड लाइफ हो गई हमारी। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा जो है वो डावर इंटरनेशनल के साथ काम करता है, ही इज़ अ सेल्स मैनेजर। और मेरी डॉटर इन लॉ है, बड़े बेटे की शादीशुदा है बड़ा बेटा, तो मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी इंजीनियर है प्रोफेशन से। और वो भी दुबई में है, पर वो घर से ही काम करते हैं। जैसे वो फ्रेंच में पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो वो फ्रेंच पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं बच्चों को, इंग्लिश पढ़ाती हैं। और छोटा बेटा जो मेरा है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो वो हमारे साथ रहता है। मेरे पिताजी एक बिल्डर थे, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो वो हिमाचल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। पर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग डिसलाइकिंग थी। डिसीज़न में बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो, डिसीज़न लेना किसी बात के ऊपर। तो और सबसे बड़ी बात कि तहज़ीब से बात करना, आप करके बात करना, तू नहीं, हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये सब बातें जो थी, और अपने काम को बखूबी अंजाम देना, ये सब मुझे अपने फादर से विरासत में मिला। हमारी जो माता जी, हम मम्मी कह के बुलाते थे, वो एक बहुत ही सुगृढ़ गृहिणी जिसको कहते हैं। और उन्होंने कभी हमको, जैसे पास पड़ोस में भी कभी लड़ाई झगड़ा कुछ होता था, तो वो कहती थी हमें झगड़ा नहीं करना है, वो हम लोग को सबको
घर के अंदर करके दरवाज़ा बंद कर देती थी कि हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है, आप लोगों को भी किसी से झगड़ा नहीं करना है। और ना ही हमारे से कोई ऊंचे स्वर में हम लोग बात नहीं करते थे। अभी भी वो चीज़ें, मतलब जो बचपन में संस्कार मिलते हैं, मेरे ख्याल से वो आपके साथ थ्रू आउट लाइफ ट्रैवल करते हैं। दूसरों का आदर करना, बड़ों को विश करना, बड़ों को नाम से नहीं बुलाना, इस तरह के जो उन्होंने संस्कार हमें दिए हैं, वो शायद मैं भी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाई हूँ या नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। पर बहुत अच्छी थी वो, बहुत शांत स्वभाव की, सहनशील। मेरी अम्मी कभी भी ये नहीं कहती थी कि तुम दूसरे की बात को नहीं मानना। वो कहती थी ससुराल में जब तुम जाओ तो जैसे तुम्हारे हम माँ बाप हैं वैसे ही आपके वो भी माँ बाप हैं, तो उनकी हमसे ज़्यादा इज़्ज़त करना, जैसे भी हो घर में उनके साथ में मिलजुल के रहने की कोशिश करना और रहना। मुझे कोई तुम्हारे ससुराल से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आपकी बेटी ऐसे एडजस्ट नहीं हो पाती है या इस तरह से बात करती है। और मुझे याद है जब मेरी विदाई हो रही थी तो उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मुझे अभी तक याद है कि बेटा अभी तुम ससुराल जा रहे हो, अपने अभी पीछे मुड़ के कभी मत देखना। ये एक बात मुझे अपनी माँ की बहुत मतलब अहम लगी और उसका मैंने देखा कि उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे मेरी ज़िंदगी में। हिम्मत और आपका दृढ़ निश्चय कि आपको ये करना है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा सा। मेरा बेटा है, वो करीबन 1.25 साल का था जब उसको ब्रेन फीवर हो गया। ब्रेन फीवर होने से मतलब वो ऐसा हो गया जैसे नया पैदा होता बच्चा होता है, कुछ वो अपना कुछ संभाल नहीं सकता था, कुछ खा नहीं सकता था, सॉलिड कुछ नहीं। वो एक चुनौती थी मेरे जीवन में, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। आपका नॉर्मल बच्चा हुआ है और उसको मतलब जब वो ऐसे हो जाए तो आप उसको किस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करो। मैं इसके बच्चे के साथ में हॉस्पिटल में रहती थी, तो मेरे हस्बैंड बड़ा वाला बेटा है उसको लेके रहते थे। जब मैं डॉक्टर से और नर्सेज से बात करती थी, पूछती थी, तो एक बात मेरे जहन में बैठ गई कि अभी इसके जो ब्रेन सेल्स हैं एक बार जो डेड हो गए वो तो रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। इसकी ग्रोथ नॉर्मल है पर इसमें जो मेंटल इसका IQ जो है वो नहीं बढ़ सकता है। तो जिस दिन मैंने वो अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी मुझे ऐसे ही इसके साथ में करना, वो दिन से और आज दिन तक मुझे कभी ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि मुझे ये लगा हो कि मैं ये कैसे करूँगी। और उसमें मेरा भरपूर साथ दिया मेरे हस्बैंड ने। सक्सेस मंत्र एक लगन है या आप जो भी कह लीजिए कि मुझे ये काम सीखना है और कुछ आपका अंदर से आपको रहता है कि आपको ये करना है। सुबह मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, 7:30 से पहले तो मैं उठती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड उठते हैं पहले, तो ये गर्म पानी वगैरह करके लेके आते हैं, हम लोग वो करते हैं। उसके बाद उठते हैं, चाय बनती है, चाय पीते हैं। फिर उतना में नॉर्मल रूटीन, कभी वो दूध वाला आ रहा है, कभी गाड़ी साफ़ करने वाला, वो सब चलता रहता है। उसके बाद आपका नाश्ता आता है, तो मैं नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड बच्चे को देखभाल करते हैं, उसको नहलाना, उसका नाश्ता कराना, उसको हर तरह से तैयार करना। उसी तरह से नाश्ता ख़त्म हुआ, फिर घर का आपका छोटा मोटा काम है, जो टाइम मिला आप वो करते हो। नहीं तो मेरा लायंस के साथ में, अभी मैं लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, तो मेरी कमिटमेंट थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट थोड़ा और ज़्यादा हो गई है। तो उसका कुछ काम है, कोई फ़ोन कॉल आई है, कोई डिसीज़न लेना है, किसी को कोई बताना है काम, तो उसके लिए आपको 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। लंच 1-1.5 घंटा आप अपना कुछ रिटर्न वर्क है तो वो कर लीजिए, अगर रेस्ट करना है तो वो कर लीजिए। 4 बजे के बाद फिर आपका रूटीन शुरू हो गया। इवनिंग टी है,
फिर बच्चे को इसको घुमाने के लिए ले जाना होता है। तो मेरे हस्बैंड पहले तो वो वॉक के लिए जाता था, अभी वॉक के लिए नहीं जाता है, तो उसको गाड़ी में राइड के लिए हम लोग लेके जाते हैं। वो भी ड्राइवर है, वो आता है, मेरे हस्बैंड साथ में जाते हैं। तो उस टाइम भी यही तैयार करते हैं, ज़्यादातर उसको लेके जाएंगे, लेके आएंगे। और मैं थोड़ा अगर टाइम होता है तो मैं वॉक के लिए जाती हूँ। वो एक मेरा हॉबी समझ लीजिए या जो भी। दैट्स ऑल। डे इज़ ओवर, डिनर टाइम। अभी तो हॉबीज़ समाज सेवा है और घर में जो मेरा बच्चा है उसकी सेवा है। गाने सुनने का और मूवी देखने का बहुत शौक़ है मुझे। और मूवी मतलब पहले तो ये था, जब जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, तो मैं और मेरी फ्रेंड कैसी भी हो, 1 स्टार मूवी हो या 2 स्टार मिले हों, हमने देखनी है वो। पर अभी ये है कि एक तो आजकल मूवीज़ अच्छी बनने लगी हैं और जाते हैं देखने के लिए। मेरा हस्बैंड हर एक मूवी को नहीं जाते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि चलो तो चलते हैं। और पसंदीदा स्टार जो है अक्षय कुमार अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग रहती है और अच्छा काम करते हैं पिक्चरों में। पंकज उधास की गज़ल्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, पर ऐसे नहीं है कि सुबह शाम पूजा पाठ करना है, वो करना है। धर्म की मेरी परिभाषा ये है, ये बात मैंने अपने फादर इन लॉ से सीखी। आदमियों की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो, जो जिसको ज़रूरत है, रादर देन जाके आप मंदिर में उसको पुजारी को देते हो या चढ़ाते हो जिसकी उसको कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं किसी झुग्गी झोंपड़ी में या भूखे आदमी को मैं खाना खिलाती हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के मैं मंदिर में जाऊँ, वहाँ पे पैसा चढ़ाऊँ या पुजारी को कुछ दूँ। तो मेरा ये है कि आदमियों की जो मतलब अपने समाज आदमियों की सेवा करना जो है मेरा धर्म समझ लीजिए आप। एनर्जी प्रोबेबली आपके अंदर से अपने आप उत्पन्न होती है। जब आप देखते हैं कि एक चीज़ आपके सामने है, उसको आपको फेस करना है, तो आपको अपने आप की खुद देखभाल करनी पड़ती है, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अभी मेरे सामने मेरे घर में इतना बड़ा चैलेंज है, तो अगर मैं अपनी देखभाल नहीं करूँगी खुद, तो मैं उसको कैसे देखूँगी। तो ये जो है ना, ये थॉट्स जो हैं और ये जो आपके में शक्ति आती है, ये आपके अंदर से अपने आप आती है जब आपको काम दिखा। अगर मैं हार मान के बैठ जाऊँ कि नहीं मेरे से नहीं होता या मैं नहीं कर सकती हूँ, फिर आपकी वैसी मंशा हो जाती है। फिर क्या होगा आपके घर का, क्या होगा आपके बच्चे का, फिर आपको वो ख्याल जो है ना वो दिमाग के पीछे चला जाता है। जैसे ही समाज सेवा का मुझे शुरू से शौक़ था। जब बच्चे छोटे थे तब आप टाइम नहीं निकाल पाते हो, और हम लोग पूरा लाइफ टाइम हम लोग सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। हम कभी देते नहीं हैं, देने की नहीं सोचते सोसाइटी को। तो अभी मेरे पास टाइम था, और अकेली अगर मैं करना चाहूँ कि मुझे समाज सेवा करनी है किसी, तो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और शायद उतना पैसा भी मैं ना जुटा पाऊँ। तो इसके लिए मैंने ये लायंस क्लब ज्वाइन किया। लायंस से मैं 2010 में जुड़ी हूँ। तो लायंस जो है हर प्रकार के हम लोग ये एक समाज सेवी संस्था है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। करीबन हम 200 देशों में ये लायंस की संस्था है, और इसमें सभी तरह के हम लोग, जैसे कोई कहीं बाढ़ आती है या अर्थक्वेक आता है, और कोई और जैसे अभी ये कोविड की नेचुरल आपदा जहाँ पे भी आती हैं, वहाँ पे हम लोग बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करते हैं। उसमें ये नहीं होता है कि अभी के मैंने अगर बाहर मास्क देने जाना है या कुछ बांटना है तो मैं कैसे जाऊँ। प्रोटेक्शन लेते हैं हम लोग, ग्लव्स पहन लिए, अपना मास्क लगा लिया, और ज़्यादा हुआ शू में वो पहन लिए, कैप लगा ली। तो इस तरह से हम लोग जाते हैं। वैसे ही बाढ़ ग्रस्त के क्षेत्रों में
मुश्किल होता है जाना, पर फिर भी हम जाते हैं उसमें। तब हमारा ये होता है कि हमें तो इतनी भगवान की दया से सुविधा है, ये लोग जिन्होंने अपना घर बार खो दिया उनके लिए कुछ नहीं है। लायंस के अलावा मैं एक हमारी संस्था है, उसको हम लेडीज़ ही चलाती हैं और उसमें हम लोग 22 लेडीज़ हैं और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज संस्था है। ये बेसिकली हमने समर्पिता इसका नाम है। पिछड़े इलाकों की जो लड़कियां हैं उनको कई सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं, उनको सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनल हाइजीन और बाकी जो मंथली उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उसको वो ठीक से कर नहीं पाती हैं। तो उसके साथ साथ फिर हमने शुरू किया इंग्लिश टीचिंग। तो अभी हम लोग ट्यूशन मतलब फ़ीस हम लोग नहीं लेते हैं, पर इवनिंग में बच्चे आते हैं स्कूल, जब उनका छुट्टी होती है उसके बाद वो आते हैं, तब हम लोग उनको इंग्लिश की क्लास देते हैं, उनकी इंग्लिश पढ़ाते हैं और पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है वो बताते हैं। और किसी को कोई ज़रूरत है, किसी के आँख का जैसे ऑपरेशन कराना है, ये है, तो वो भी साथ साथ में हमारे चलता रहता है। आगे का तो अभी जितना देर तक कर सकूँगी समाज सेवा करूँगी। बच्चे अपनी जगह पे है, बड़ा वाला बेटा, छोटा मेरे साथ है, तो वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो है देखभाल करना और समाज सेवा करना। बचपन से शादी तक तो फादर का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हमें कभी भी ये नहीं महसूस किया कि हम लड़कियां हैं। खासकर मेरी परवरिश एक लड़के के जैसी हुई है। मैं बहुत टाइम तक जब कॉलेज में पढ़ते थे भी, तब भी मैं लड़कों की तरह बात करना, आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, इस तरह से बात करते थे। उन्होंने कभी नहीं ये बोला। कभी मेरी मदर कहा करती थी कि आप जो भी फैशन चलता है तो आप उनको इनके लिए कपड़े वो ला देते हो, तो हमारे साथ वाले नहीं पहनते हैं तो क्या। तो एक बात उन्होंने बोली थी कि मेरी मदर को वो बेगम बुलाया करते थे। तो कहते बेगम ऐसा है कि ये मेरी लड़कियां हैं, मैं इनको लाके देता हूँ, ये पहनती हैं, इससे किसी को एतराज़ होता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी ये जिस घर में हैं अपनी मर्ज़ी से पहन सकती हैं, खा सकती हैं, जिस तरह का फ़ैशन चाहे कर सकती हैं। कल इनको दूसरा घर कैसा मिलेगा वो नहीं जानता मैं, तो इनको मैं क्यों रोकूं ये सब करने से। तो उस तरह से हमारी परवरिश जो है उस तरह से हुई है। और बाद में जब ससुराल में आई तो वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल मिला। मेरे ससुर बहुत केयरिंग थे, सासू माँ भी बहुत केयरिंग थी, सभी लोग बहुत केयरिंग थे। वहाँ पे भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई बहुत मुझे वहाँ पे पैम्पर करते। देश की युवा पीढ़ी को एक तो वो थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें जैसा कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमें मुसीबत आई है हमारे देश पे कि हमें बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ रही हैं, हम लोग दवाई नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर वो अच्छी तरह, जो हमारे यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पार्शलिटी होती है, कुछ जगह पे ऐसे है कि बच्चों को वैसे ही सीटें मिल जाती हैं, तो इसमें थोड़ा ऑनेस्टी अगर रहे तो हम अच्छे अपने यहाँ पे अच्छे बच्चे मतलब अच्छे प्रोफेशनलिस्ट पैदा कर सकते हैं। और एक मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने माँ बाप का ज़रूर आदर करें, उनको रिस्पेक्ट से रखें, ओल्ड एज में उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको ओल्ड एज होम में ना भेजें। ये एक मेरी बड़ी हाथ जोड़ के अपनी युवा पीढ़ी से ये विनती है, क्योंकि हम लोग ओल्ड एज होम में जाते हैं, हमने अडॉप्ट किए हैं 3-4 ओल्ड एज होम में। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो आके हम 2 दिन खाना नहीं खा पाते हैं।